गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप जो कोल सीम के अंदर में मीथेन रहती है उसका एक्सट्रैक्शन आप कैसे करेंगे, जो आने वाले समय में कोयले का एक्सट्रैक्शन डिपर डिपॉजिट वाले कोल सीम का निकालना उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, तो उसके लिए ये अल्टरनेट मेथड के रूप में मेथेन ड्रेनेज सिस्टम के 4 मेथड उपयोग में लाए जाते हैं, जो आपके सामने बोर्ड में दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे मीथेन ड्रेनेज सिस्टम ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास हेडिंग डाला हूँ, जिसमें से 4 मेथड आपके सामने दिखाई दे रही है। जिसमें से ये पहली मेथड है क्रॉस मेजर बोर होल मेथड। क्रॉस मेजर बोर होल मेथड एक्चुअली में यूके बेस्ड मेथड है, जिसको सबसे पहले सीसीएल के कथारा एरिया में स्वांग कॉलरी में इंट्रोड्यूस किया गया था सक्सेसफुली। तो इस मेथड में क्या सिस्टम रहती है और किस तरीके से इससे मेथेन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मैं ड्रॉ करके बताने वाला हूं। साथ ही दूसरी मेथड है सुपर जेसेंट हेडिंग मेथड, जो जर्मन बेस्ड मेथड है। और तीसरी मेथड है पैक कैविटी मेथड, जो यूके और इंडिया दोनों में रनिंग है, और ईसीएल के सोदपुर एरिया का परबेलिया माइंस में इसको सक्सेसफुली चलाया गया। उसी तरह से चौथी मेथड है मल्टीपर्पज बोर होल मेथड, जो यूएसबीएम बेस्ड मेथड कहलाती है। तो इससे संबंधित जो स्टैट्यूट, जो सीएमआर 2017 का रेगुलेशन नंबर 218 से लेकर 218 से लेकर 236 236 के बीच में स्टैट्यूट दिए हैं, उसके की नंबर और की पॉइंट्स को भी कलेक्ट करके मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें बताऊंगा कि जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो आपके सामने ये सरफेस दिखाई दे रही है। इस सरफेस से आप साफ्ट के थ्रू रनिंग माइन आप चला रहे हैं, या वो बोर्ड एंड पिलर मेथड से चल रही हो, या लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ माइनिंग से आप चला रहे हो, या अन्य कोई मेथड ऑफ माइनिंग से चला रहे हो, तो फेस के पास जो आपकी फेस है वहां पर आप 30 मीटर लंबाई तक 30 डिग्री के एंगल में और 30 मीटर के इंटरवल पर 30 30 30, ये 3 चीज याद रखिए, आपको आसान होगी याद करने में। 30 मीटर लंबाई का 30 मीटर इंक्लिनेशन पे आप जो कोल सीम है आपको 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे, अगर ये फेस है तो आप फेस में 30 डिग्री इंक्लिनेशन में होल लगाइए और 30 मीटर लंबा होल लगाना है फेस के चारों तरफ। और आप ये होल लगा करके इसमें आप कलेक्टिंग पाइप लगाते हैं। कलेक्टिंग पाइप से, जो कि कम डायमीटर की होती है, उससे ज्यादा डायमीटर की आप जो है हेडर पाइप लगाते हैं। उसके पीछे आपको दिखाई दे रही होगी कि हेडर पाइप आप लगा रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ी डायमीटर की रहती है। और उसके पीछे फिर सक्शन पाइप लगाते हैं और इस सक्शन पाइप को सरफेस पर ले जा करके जो एक सक्शन फैन बैठाई जाती है, जो 0.5 केजी 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से सक करती है जब हवा, तो इस बोर होल के अंदर जो मीथेन गैस रहती है वो मीथेन गैस निकल करके सरफेस के प्लांट जहां पर स्थापित किए रहते हैं उस प्लांट में हम इकट्ठा करते हैं, उसको बॉटलिंग करके घरेलू जो अपनी डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो सिलेंडर इस्तेमाल होती है उसमें पैक करके डोमेस्टिक पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका यूज जो है कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्रॉस मेजर बोर होल मेथड है। ये कब अप्लाई करिएगा? जब आपकी कोल सीम डिग्री 3 या अधिक मात्रा में जब कोल सीम पाई जाती है, तब जो है आप उसका इस मेथड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो 218 रेगुलेशन है, जिसमें एक्सप्लोरेशन के लिए बताई गई है, जिसमें चीफ इंस्पेक्टर से एक्सप्लोरेशन यानी कि मीथेन का पता लगाने के लिए आप उसके लिए नोटिस देते हैं चीफ इंस्पेक्टर को 7 दिन पहले, हम लोग देखेंगे। और एक्सट्रैक्शन के लिए जो अपनी मेथड है वो 220 में जिक्र की गई है, वो सभी रेगुलेशंस का जो की नंबर और की पॉइंट है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं दूसरी मेथड, जिसको हम लोग जो सुपर जेसेंट हेडिंग मेथड कहते हैं। इसके तहत सुपर जेसेंट मेथड में ये आपकी सरफेस है, इस सरफेस में आप 2 से 3 मीटर डायमीटर का साफ्ट कहिए बोर होल, लार्जर डाया बोर होल, ये जो है आपकी सरफेस है,
ये सरफेस है, ये जो है 2 से 3 मीटर डाया का 2 to 3 मीटर डाया का बोर होल आप ड्राइव करते हैं। ये अगर कोल सीम है, ये है कोल सीम, तो आप इस कोल सीम में कुछ ऊंचाई तक आप ये साफ्ट ड्राइव किए, बोरहोल ड्राइव किए हैं, और बोरहोल ड्राइव करके यहां पर एक ड्रिफ्ट ड्राइव कर रहे हैं। आप पत्थर में ही ड्रिफ्ट ड्राइव कर रहे हैं, और इस ड्रिफ्ट में आप 30 मीटर के इंटरवल पर बोर होल करते हैं। 30 मीटर के इंटरवल पर आप बोर होल करते हैं। 30 मीटर के इंटरवल पर आप बोर होल करते हैं। तो 30 मीटर इंटरवल पर बोर होल करते हैं। और ये जो बोर होल है, इस बोर होल को आप प्लगिंग कर देते हैं, और इस प्लगिंग करके इसमें आप सक्शन पाइप लगा देते हैं। सक्शन पाइप लगा करके सक्शन फैन द्वारा आप इसके अंदर के जो गैसेस है, जो मीथेन गैस है, उसको आप सक करते हैं। ये जो सक्शन फैन है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से आप इसको सक करते हो। तो इसको प्लांट में इकट्ठा करके फिर से जो है ये बॉटलिंग करके डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज करते हो। तो ये जो है आपकी सुपर जेसेंट क्यों नाम दिया गया? क्योंकि कोल सीम के ऊपर में आप एक ड्रिफ्ट ड्राइव करते हो, और उस ड्रिफ्ट में आप अपना इंस्टॉल करते हो इक्विपमेंट को, और उसके बाद जो है बोर होल करके, वर्टिकल बोर होल जो 30 मीटर के इंटरवल पर बोर होल करके कोल सीम तक टच करते हो, और वहां से कोल सीम को ये सक्शन फैन के थ्रू जब सक करते हो तो ये जो है सरफेस प्लांट के कंटेनर में इकट्ठा होती है, और उसको आप करते हो। इसे सुपर जेसेंट जो ड्रिफ्ट तराई जा रही है कोल सीम के ऊपर, जिसके कारण से इसका नाम पड़ा है सुपर जेसेंट हेडिंग मेथड, जो कि जर्मन बेस्ड मेथड है। अब आते हैं तीसरी मेथड, जो कि पैक कैविटी मेथड है, जो कि इंडिया और यूके दोनों में चलाई जाती है। जब आपकी सरफेस से रनिंग माइन जो रहती है, सरफेस है ये, और इस सरफेस से आपने शाफ्ट ड्राइव किया हुआ है पहले से। अब इस शाफ्ट ड्राइव जो किया हुआ है, इसमें आपकी फेस जो है चल रही होती है, और उस फेस से आप डिप्लेरिंग जब करते हैं तो आपका गोफ जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? गोफ जनरेट होता है। ये आपका फ्लोर है, कोल सीम है, ये कोल सीम है, और कोल सीम फ्लोर है, फ्लोर ऑफ कोल सीम, ये कोल सीम का फ्लोर है। और यहां पर आप जो है क्या करते हो कि स्टॉपिंग तैयार करते हो, और इस स्टॉपिंग में 2 स्टॉपिंग तैयार करते हो प्रॉपर इंटरवल पर, और इसमें जो है आप जो गोफ तैयार किए रहते हो, इसमें आप पैक वाल कैविटी बनाते हो। जो स्टोन चिप्स होते हैं, उस स्टोन चिप्स से आप जो है पैक वाल तैयार करते हो, जिसके अंदर जो है आप कलेक्टिंग पाइप लगाते हो। और ये कलेक्टिंग पाइप लगा दिए हो। कलेक्टिंग पाइप से फिर जो है आप थोड़ी बड़ी डाया का हेडर पाइप लगाते हो, और हेडर पाइप से फिर जो है आप
सक्शन पाइप लगाते हो। ये रही सक्शन पाइप, और यहां पर आप सक्शन फैन बैठाते हो, सक्शन फैन बैठाते हो, जो कि कितना केजी, 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से हवा को शक करती है। हवा को शक करती है। तो ये हो गई आपकी कलेक्टिंग पाइप, ये हो गई आपकी हेडर पाइप, और ये हो गई आपकी सक्शन पाइप। तो ये आप गोफ, ये जो है आपका रूफ है, और ये आपका जब गोफ तैयार करते हो तो उसमें जो है पैक कैविटी, इसमें जो है आपको स्टोन पैक वाल ऑफ स्टोन, ये जो है पैक वाल ऑफ स्टोन चिप्स, पैक वाल ऑफ स्टोन चिप्स का एक ऐसा बना देते हो घर, और उसके बाद जो है ये स्टॉपिंग तैयार करते हो। ये जो है स्टॉपिंग तैयार करते हो, और इस स्टॉपिंग से आप जो है पाइप लगा करके, कलेक्टिंग पाइप, हेडर पाइप और सक्शन पाइप लगा करके सक्शन फैन सरफेस में बैठा करके इसके अंदर, गोफ के अंदर जो मीथेन गैस रहती है उसको आप सक करते हो, और सक करके ऊपर जो सरफेस में प्लांट बैठा रहते हो उस प्लांट में आप उसका बॉटलिंग करके फिर डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज करते हो। तो ये हो गई पैक कैविटी मेथड। यहाँ पर पैक वाल तैयार करते हैं गोफ में, जिसके चलते इसको पैक कैविटी मेथड कहते हैं। अब यहां पर तीसरी मेथड है जो कि मल्टीपर्पज बोरहोल मेथड है। मल्टीपर्पज बोरहोल मेथड में इसमें हम लोग सरफेस से ठीक उसी तरीके से बोरहोल तैयार करते हैं, और ये बोरहोल जैसे ही कोल सीम में टच होती है तो यहां पर एक पॉकेट गैलरी बनाते हैं, पॉकेट गैलरी बनाते हैं। इस तरह से पॉकेट गैलरी बना करके इसमें नंबर ऑफ होल्स हम लोग ड्रिल करते हैं, जो कि कहा जाए पूरी कोल सीम का जो माइन बाउंड्री है उस माइन बाउंड्री तक नंबर ऑफ बोर होल्स, नंबर ऑफ बोर होल्स एंड फ्लैंकिंग बोर होल्स अप टू माइन बाउंड्री। माइन बाउंड्री पर इस जगह इंस्ट्रूमेंट बैठा करके हम लोग जो है उसको करते हैं, और इसमें फिर जो है जैसा आप पहले बोल रहे थे कि ये शाफ्ट के ऊपर में ये प्लगिंग कर देते हो, और यहां पर सक्शन फैन बैठा करके, ये सरफेस है और ये सक्शन फैन बैठा लिए, ये सक्शन पाइप है आपका, और ये फैन है जो कि 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से हवा को सक करती है, और बॉटलिंग करके उसको फिर हम लोग इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पज में यूज करते हैं। तो ये जो है जब इसकी हम लोग 2-3 साल तक एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो फिर इस शाफ्ट को, इस बोरहोल को जो आपने ड्रॉ किया है, इसकी जो है डायमीटर को बढ़ा करके शाफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और कोल सीम का फिर एक्सट्रैक्शन जो नॉर्मल मेथड है उससे आप जो है करने का प्रयास करते हैं। तो ये मल्टीपर्पज बोरहोल मेथड हो गई जो यूएसबीएम बेस्ड मेथड है। अब मैं आता हूं आपके जो इसके और भी प्रिकॉशंस और जो सावधानी है वो स्टैट्यूट में दिए हुए हैं, जिसको मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ स्क्रीन पर आ जाइए, और अब मेरे कर्सर के साथ आप अपना नज़र को मूव कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें
मीथेन कहते हैं कि जो कोल सीम के अंदर मीथेन रहती है वो दो रूपों में पाई जाती है। एक फ्री मीथेन होता है, जैसे ही कोयले सीम को आप कट करते हैं या ब्लास्ट करते हैं तो वो मीथेन निकलनी चालू हो जाती है, तो उसको आप फ्री मीथेन कहते हैं। जब कोयले को जलाने के बाद जो मीथेन बाहर आती है कोल सीम के अंदर से या कोयले के अंदर से, तो उसको आप फिक्स्ड मीथेन कहते हैं। तो यह मीथेन मैं यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह मीथेन का कोल बेड से निकालने का मेथड है। इसे या तो मीथेन ऑपरेशन के पहले अर्थात जब कोल सिम वर्जिन स्टेज में होती है तब, या तो माइन जब रनिंग में होती है तब मीथेन निकालने का काम किया जाता है। तो ये जो मेथड है जो कि आपको मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ये डिटेल्ड इसका कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी मैं शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ। अब ये जो आपकी स्टैच्यूट से रिलेटेड जो आपकी इसमें स्टेटमेंट बताई गई है उस पर आता हूं, जिसमें हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए जो CMR 218 है इससे रिलेटेड आपके प्रश्न आने वाले हैं। CMR 218 क्या कह रहा है? नोटिस ऑफ इंटेंशन और प्रपोजल ऑफ एक्सप्लोरेशन, पता लगाना, एक्सप्लोरेशन मतलब पता लगाना, ऑफ मीथेन का एक्सप्लोरेशन के उद्देश्य से जब आप अपना चाहत रखते हो या प्रपोजल बनाते हो तो उसके लिए नोटिस देनी पड़ती है। उस नोटिस के संबंध में 218 रेगुलेशन में बताई गई है। पहला नंबर में क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज ऑफ मीथेन 6 months बिफोर ऑफ एक्सप्लोरेशन नोटिस सेंड टू CI बाई ऑनर एजेंट मैनेजर। तो ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस 6 महीने पहले, जब आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो कोयले सीम में कोयला मीथेन कितना है, किस अमाउंट में है, उसका पता लगाने के लिए अगर आपको एक्सप्लोरेशन करना है, वो जो कि मीथेन का जो यूज होगा वो डोमेस्टिक यूज होगा या इंडस्ट्रियल यूज होगा, तो आपको 6 महीना पहले CIM को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस देनी होगी। पहला आप समझ गए। दूसरा में आते हैं, दूसरा सब रेगुलेशन में क्या कहता है? सबमिशन विथ नोटिस, नोटिस के साथ हम लोग क्या क्या लगा करके देना पड़ता है ऑनर एजेंट मैनेजर को? फ्री विजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी प्री विजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि जो मीथेन आप कितना उसके अंदर है, क्या उसके आसपास का क्षेत्र की है रिपोर्ट, वो पूरी रिपोर्ट जो है, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको सरफेस से गहराई, कोल सीम की मोटाई आदि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूरी जो है डिटेल्स उसमें लगानी पड़ती है। दूसरा जो है प्रपोज्ड लेआउट ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो आप एक्सप्लोरेशन करने का जो तरीका अपनाने वाले हो उसका प्रपोज्ड लेआउट बना के देनी रहती है। तीसरा स्पेसिफिकेशन एंड पैरामीटर ऑफ मशीन इक्विपमेंट अप्लायंसेस, जो आप वहाँ एक्सप्लोरेशन करने के लिए, पता लगाने के लिए जो मशीन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो या इक्विपमेंट लगा रहे हो या अप्लायंसेस लगा रहे हो, उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन और पैरामीटर भी DGMS के पास भेजनी पड़ती है। चौथा में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उस एक्सप्लोरेशन में कितने आदमी इन्वॉल्व हैं वो और कौन कौन है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या उसका तैयार करके भेजना पड़ता है। साथ ही पांचवा में प्लान और सेक्शन भी उसके साथ लगा करके देनी पड़ती है। अब अगर पांचवें सब रेगुलेशन की बात किया जाए 218 का पांचवें में, तो डेट ऑफ एक्सप्लोरेशन भी जो है, जिस डेट को आप एक्सप्लोरेशन चालू करना चाह रहे हो, कोल सीम में मीथेन का पता लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए डेट, उस डेट का मेंशन करके भेजना होगा। चलिए अब आते हैं जो CMR 120 कहती है, 120 कहता है नोटिस ऑफ कमेंसमेंट और एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन, यानी कि जो मीथेन के एक्सट्रैक्शन के संबंध में, अभी ऊपर में 218 में आपने एक्सप्लोरेशन के संबंध में नोटिस दिया था, अभी आप मीथेन के एक्सट्रैक्शन के संबंध में आप कमेंसमेंट चालू करने का नोटिस आप जो है देना चाह रहे हो। तो इसके लिए सब रेगुलेशन 1 कहता है फॉर डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल यूज ऑफ मीथेन 30 days बिफोर ऑफ एक्सप्लोरेशन नोटिस सेंड टू CIRI बाय ऑनर एजेंट मैनेजर। तो ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों को जो है नोटिस भेजनी पड़ती है एक्सट्रैक्शन के 30 दिन पहले, 30 days पहले। यहाँ पर आपसे प्रश्न यही पूछी जाएगी कि कितना दिन पहले, एक्सट्रैक्शन के कितना दिन पहले आपको नोटिस किसको किसको भेजी जाएगी? तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी रेगुलेशन 120 का 1 के तहत। चलिए अब रेगुलेशन 2 में, सब रेगुलेशन 2 में आते हैं। 120 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 220 होगा, 220 होगा। इसको सुधार लेते हैं, ये 220 होगा। तो चलिए ये 220 सुधर गई, इसको स्लाइड शो के तहत मैं बड़ा कर देता हूं।
तो यहाँ पर आप सब रेगुलेशन 220 का सब रेगुलेशन 2 में हम लोग पढ़ते हैं कि सबमिशन विथ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको इसके साथ संलग्न करना रहता है एज एबव ऑफ CMR 218-2 का जो 2 नंबर है प्लस प्रोपोज्ड पीरियड ऑफ कंप्लीशन, यानी कि 2 नंबर में क्या दे रहे हैं, प्रोपोज्ड लेआउट ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो उसी तरह से प्रोपोज्ड लेआउट ऑफ एक्सट्रैक्शन यहाँ पर आप देंगे और वो पीरियड भी कितना दिनों में कंप्लीट करनी है एक्सट्रैक्शन का, वो समयावधि भी उसमें बतानी पड़ती है। साथ ही वो ये 2 को साथ 3 भी स्पेसिफिकेशन ऑफ पैरामीटर ऑफ मशीन इक्विपमेंट अप्लायंसेस, मैं यहाँ ये जो 2 का रोमन नंबर 2 से लेकर के रोमन नंबर 5 तक के सभी जो सबमिशन है वो हमको देनी पड़ती है। तो स्पेसिफिकेशन एंड पैरामीटर ऑफ मशीन इक्विपमेंट अप्लायंसेस देंगे ही, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देंगे ही, प्लान एंड सेक्शन भी देंगे। तो ये 220 के तहत जब आप एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो मीथेन का तो 30 डेज पहले आपको नोटिस देनी होगी और उसके साथ क्या क्या लगाना होगा वो मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड और की नंबर पर आते हैं रेगुलेशन के लिए, जो कि 221, 222, 223, 224, 221, 222, 223, 224 ये जो रेगुलेशन है इसमें क्या बात कही गई है इस पर चर्चा करते हैं। तो CMR 221 में नोटिस ऑफ क्लोजर जिसको C से डिनोट कर रहा हूं, एबेंडोनमेंट जिसको A से डिनोट कर रहा हूं, डिसकंटिन्यूएशन जिसको D से डिनोट कर रहा हूं ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन के क्लोजर, एबेंडोनमेंट और डिसकंटिन्यूएशन के संबंध में जो 221 में नोटिस देनी रहती है उस संबंध में क्या कहा गया है। नोटिस गिवन बाय ऑनर एजेंट मैनेजर टू चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर बिफोर 60 डेज ऑफ क्लोजर, एबेंडोनमेंट एंड डिसकंटिन्यूएशन, यानी कि जब आप बंद करना चाहते हो या एबेंडोनमेंट करना चाहते हो या डिसकंटिन्यूएशन करना चाहते हो तो उसके 60 दिन पहले आपको नोटिस चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देनी होगी आपको, यानी कि अपने आप को समझना है ऑनर एजेंट मैनेजर। चलिए अब आप CMR 222 पर आते हैं। 221 में एक ही की पॉइंट आपको याद रखनी है। CMR 222 में आते हैं एनुअल रिटर्न, ये भी एक ही लाइन की है, आपको याद रखना है कि जो हम कितना मात्रा में मीथेन गैस निकाले हैं और कितना आदमी इन्वॉल्व है उसकी एनुअल पूरी रिपोर्ट 1 फरवरी के प्रत्येक साल के 1 फरवरी के पहले ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाती है। तो ये CMR 222 की बात हो गई। आइए CMR 223 की चर्चा करते हैं। मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन एक्सट्रैक्शन करने के मैनर क्या रहेंगे। तो ये जो मैंने मैनर बताया हो 223 के तहत, ये जो क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड थी या सुपर जेसेंट हेडिंग मेथड थी या पैक कैविटी मेथड है या मल्टीपर्पज बोरहोल मेथड है, इसमें से किस मेथड से आप माइनिंग करना चाहते हो, एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो, उसके इसके तहत आपको नोटिस या परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर 1 नंबर सब रेगुलेशन में कहता है मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन के तहत 223 रेगुलेशन के तहत स्टैंडर्ड मेथड सेंड बाय ऑनर एजेंट मैनेजर टू चीफ इंस्पेक्टर फॉर परमिशन। आप इसमें से जो 4 मेथड मैं बताऊं उसी 4 में से एक मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड आपके माइंस के अनुकूल होगी उसको आप तैयार करके ऑनर एजेंट मैनेजर से परमिशन लेने के लिए भेजोगे। दूसरी नंबर में आते हैं व्हेन मीथेन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एबेंडोनेड और क्लोज्ड माइन, जब बंद खदान से या स्थगित खदान से या फ्रॉम या फिर जो उसके किसी भाग से जो बंद खदान है या बंद पार्ट है, बंद सील की हुई है या किसी कारण से वो ओल्ड वर्किंग को आप सील किए हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपकी माइनिंग है, जो आपका स्टैंडर्ड जो मेथड है उसको चूज करके आप परमिशन के लिए भेजोगे। दूसरे नंबर में क्या कहता है व्हेन मीथेन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एबेंडोनेड और क्लोज्ड माइन और फ्रॉम प्रेजेंट वर्किंग प्लेस टू देयर पार्ट एंड देन सेंड स्टैंडर्ड मेथड सेंड टू CI फॉर परमिशन। तो यहाँ पर अगर खदान बंद है या फिर स्थगित है तो प्रेजेंट वर्किंग से जहाँ पर आप काम कर रहे हो या उसका किसी भाग से जहाँ कुछ भाग को आप सील कर दिए हो, उस सील किए हुए भाग से आप मीथेन एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो तो प्रेजेंट वर्किंग के पास आप इक्विपमेंट मशीनरी एस्टेब्लिश करके वहाँ से आप निकालना चाहते हो तो वो उसके लिए आप नोटिस
उसके लिए जो मेथड ऑफ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, इसके तहत परमिशन लेने के लिए सब रेगुलेशन 2 के तहत परमिशन लेने के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजोगे। तो आते हैं अब CMR 224 पर। ड्रिल मशीन में क्या फैसिलिटी रहेगी, किस तरीके की रहेगी, ये सभी बातें रेगुलेशन 224 में कहा गया है, जिसमें ड्रिल मशीन एंड इट्स एसेसरीज आर मेड बाय नॉन इनफ्लेमेबल मटेरियल, वो नॉन इनफ्लेमेबल मटेरियल की बनी होगी, कौन, ड्रिल मशीन और उसकी एसेसरीज। दूसरे नंबर में क्या कहता है, सेफ्टी डिवाइसेस इन ड्रिल मशीन में सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या लगी रहेगी, हेडलाइट लगी रहेगी, फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहेगा, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा रहेगा, सी कैनोपी लगी रहेगी। तो इस तरीके का जो ड्रिल मशीन आप जो सुपर जेसेंट मेथड में या जो आप क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड में या पैक कैविटी मेथड या मल्टीपर्पज बोरहोल मेथड में जो आप ड्रिलिंग करने के लिए मशीन इस्तेमाल, बोरहोल करने के लिए जो इस्तेमाल करते हो, उसमें सभी सेफ्टी डिवाइसेस लगी रहनी चाहिए। 224 का ही सब रेगुलेशन 4 में देखिए क्या कहता है, ड्रिल मशीन नॉट यूज्ड एट एनी वर्क प्लेस, ड्रिल मशीन को ऐसी कोई जगह पर उपयोग नहीं किया जाएगा वेयर क्लियर स्पेस फ्रॉम देयर स्विंग, जो उसकी स्विंग होती है, घुमाव जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है, वो उस स्विंग से 0.3 मीटर बिलो सपोर्टेड रूफ के 0.3 मीटर के अंदर ही आप उसको रखने का प्रयास करोगे, जो उसकी मैक्सिमम स्विंग है उससे, और साथ ही जो है साइड से 0.6 मीटर तक अधिकतम वो आप गैप रखोगे, उससे अधिक आप गैप नहीं रखोगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है 224 रेगुलेशन के तहत। नेक्स्ट आते हैं जिसमें CMR 226 के कीवर्ड और की नंबर पर चर्चा करते हैं। CMR 226 और के कीवर्ड और की नंबर हमारे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए। प्रोडक्शन, ड्रिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम बोरहोल से जो मीथेन के एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ड्रिलिंग करने का काम करते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशन बरतनी है। पहला नंबर में नो फ्रिक्शनल एंड ओपन स्पार्क, यानी जो आप बोरहोल करते हो, बोरहोल का जो क्लैंप होता है उसमें कोई जो है फ्रिक्शनल स्पार्क उत्पन्न न हो, फ्रिक्शनल या ओपन स्पार्क उत्पन्न न हो, इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। जो भी मटेरियल होगा वो नॉन इनफ्लेमेबल मटेरियल का होगा। दूसरा जो है प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ रिलीज ऑफ CH4 फ्रॉम डीगैसिफिकेशन, जब आप डीगैसिफिकेशन करते हो यानी कि मीथेन का एक्सट्रैक्शन करते हो, तो उस केस में जब कोई कहीं से लीकेज होती है, रिलीज करते हो, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर कंट्रोल, उसके कंट्रोल के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट आपको करना होगा ताकि वो सीधे रिलीज होता हुआ आपका जो सरफेस में प्लांट बैठा है वहां पर आकर के इकट्ठा कर सकें, जिसके लिए आप प्रॉपर अरेंजमेंट में जो कंट्रोल आप करते हो कि कलेक्टिंग पाइप लगाते हो, फिर हेडर पाइप लगाते हो और सक्शन पाइप लगाते हो, इसमें बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस भी लगे हुए रहते हैं। जैसे आप कह चुके हो क्या चीज ऊपर में भी कि स्पार्क उत्पन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए। तीसरा में देखो ऑटोमेटिक गैस डिटेक्टर लगा होना चाहिए विथ ऑडियो विजुअल अलार्म, जैसे ही उसमें गैस लीकेज की पता चलती है तो उसमें ऑटोमेटिक गैस डिटेक्टर से पता चल जाए कि हाँ गैस लीकेज हो रही है, इस जगह पर हो रही है, और ऑडियो विजुअल अलार्म बजने लगे, जिससे परमिसिबल लिमिट से जैसे ही आपकी वहाँ पर लीकेज ज़्यादा होती है तो वो अलार्म बजना लगे और उस जगह जाकर के आप उसको रिपेयर कर सके। इन बोरहोल कोलार ड्यूरिंग लीकेज, जब बोरहोल कोलार जो आपने बनाया है उसी में लीकेज अगर हो रही है तो ये व्यवस्था होनी चाहिए, ऑटोमेटिक गैस डिटेक्टर विथ ऑडियो विजुअल अलार्म। CMR 227 में क्या कहता है, वेंटिलेशन प्लान फॉर CH4 एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन बिलो ग्राउंड से जब आप CH4 का एक्सप्लोरेशन करते हो 218 के तहत या 220 के तहत एक्सट्रैक्शन करते हो, तो उसके लिए वेंटिलेशन प्लान अपडेट करके रखनी पड़ती है, जिसमें क्या दिखाना पड़ता है। पहला, सो इन वेंटिलेशन प्लान ऑफ रेगुलेशन 65(1)D, तो वेंटिलेशन प्लान में क्या दिखाना है, जो 65(1)D के तहत आप जो प्लान मेंटेन करते हो उसमें एक्स्ट्रा ये दिखानी है, एवरी बोरहोल दिखाना है, जितने बोरहोल हैं, पोजीशन ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन, जितने गैस ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन जो कि मैं आपको बोर्ड में दिखाया था, उन सभी को आपको उस वेंटिलेशन प्लान में दिखानी है। दूसरा में क्या करना है, फिक्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एयर, जो आप
मेथड अपना रहे हो उस मेथड में ये वेंटिलेशन प्लान के तहत जो 227 के तहत कितनी क्वांटिटी में हवा वहां पहुंचानी है और किस क्वालिटी की पहुंचानी है इसका भी मेंशन आपको वहां करना होगा इस वेंटिलेशन प्लान में। इस रेगुलेशन के तहत कुछ सब रेगुलेशन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, फिक्स द एयर मेजरमेंट स्टेशन, यानी कि मैनेजर जो होंगे वो एयर मेजरमेंट स्टेशन फिक्स करेंगे कि कहाँ कहाँ जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहेंगे वो कंटिन्यूअस अपने शिफ्ट में लगातार समय समय पर मीथेन गैस की जांच करते रहेंगे और उसका रिकॉर्ड करके असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर से प्रत्येक हस्ताक्षर कराएंगे। तो उस एयर मेजरमेंट स्टेशन का मेंशन उसमें किया हुआ रहेगा। सब रेगुलेशन 5 में देखिए 227 का 5 सब रेगुलेशन क्या कहता है, कोल बैरियर, जो बैरियर की बात की जा रही है उससे संबंध में देखिए क्या कहा जा रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड बोर होल्स, कहीं आसपास ओल्ड बोर होल्स किए गए हैं जो एक्सप्लोरेशन पर्पज से किसका मेथेन का नहीं किसका कोल सीम का पता लगाने या कोल सीम पानी निकालने के लिए जो बोर होल पुराने बोर होल किए गए हैं और उससे रनिंग वर्किंग प्लेस ऑफ एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रैक्शन, जो एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रैक्शन का जो रनिंग वर्किंग प्लेस है उसके जो बोर होल है वहां से जो ओल्ड बोर होल है उसके बीच का जो बैरियर होना चाहिए वो 150 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 150 मीटर, नॉट लेस देन 150 मीटर आपको याद रखनी है कोल बैरियर फ्रॉम ओल्ड बोर होल टू द रनिंग बोर होल। CMR 229 में देखिए क्या कहता है, वेल्डिंग कटिंग फ्यूजन, तो जैसे रेगुलेशन 138 में आप चीफ रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेकर के आप वेल्डिंग कटिंग का काम डिग्री सेकंड और थर्ड डिग्री सीम में करते हो, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जब भी आपको वेल्डिंग कटिंग फ्यूजन का काम करना होगा तो रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेकर के ही आप किसी भी डिग्री का माइंस हो आपको वो परमिशन लेकर के रीजनल इंस्पेक्टर से करना पड़ेगा। तो 229 का रेगुलेशन आपने समझ लिया। CMR 231 की बात करते हैं, सेक्शनलाइजेशन ऑफ मीथेन पाइपलाइन, जो मीथेन पाइपलाइन है उसका सेक्शनलाइजेशन, जैसे कि आपने देखा 3 सेक्शन में उसको बांट दिया था, कलेक्टिंग पाइप, हेडर पाइप और सक्शन पाइप। तो उसके सेक्शनलाइजेशन जब आप करते हैं तो उसको करने के संबंध में 231 रेगुलेशन में क्या क्या बात कही गई है। सब रेगुलेशन 2 में देखिए क्या कहा गया है, सेक्शनलाइजेशन शुड बी डन बाय ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व द्वारा ये इसको कंट्रोल करने की बात होगी। व्हिच आर स्प्रिंग लोडेड टाइप ऑफ न्यूमेटिक टाइप, जो मशीनरी के कैंडिडेट्स हैं जो ओवरमैन अपना एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो उनके जो सिलेबस में दी गई है तो उसके तहत ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व जो रहती है उसमें सेक्शनलाइजेशन शुड बी डन बाय ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व द्वारा ही की जाएगी, जो कि स्प्रिंग लोडेड टाइप की होगी या तो न्यूमेटिक टाइप की होगी। तो पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व जो होगी किस टाइप की होगी, तो स्प्रिंग लोडेड टाइप की होगी या न्यूमेटिक टाइप की होगी, जो जब आप सेक्शनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सब रेगुलेशन में बोलता है कि ट्रेशर टबिंग ऑफ एवरी डिगैसिफिकेशन होल आर कनेक्टेड बाय न्यूमेटिक वाल्व, तो ट्रेशर टबिंग जो यूज की जाती है उसके जो प्रत्येक डिगैसिफिकेशन का जो होल रहता है वो कनेक्टेड रहेगा किससे, न्यूमेटिक वाल्व से। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ट्रेशर टबिंग किससे कनेक्टेड रहेगा, तो न्यूमेटिक वाल्व से कनेक्टेड रहेगा। तो ये सब रेगुलेशन 3 हो गई ऑफ CMR 231 का, सेक्शनलाइजेशन ऑफ मीथेन पाइपलाइन का। देखिए नेक्स्ट पेज में CMR 232 233 जिस 233 में कहा गया है कम्युनिकेशन बाय अप्रूव्ड टेलीफोन, तो इसमें अप्रूव्ड टेलीफोन द्वारा ही कम्युनिकेशन 233 के प्रत्येक जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वाल्व्स हैं वहाँ से टेलीफोन की व्यवस्था प्रॉपर रहना चाहिए। तो 232 में क्या कहता है, मीथेन एंड अदर गैस मॉनिटरिंग सिस्टम इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रेशर इन रिजर्वर, मीथेन और अन्य गैसेस की मॉनिटरिंग की सिस्टम क्या रहेगी जब पॉजिटिव प्रेशर रहेगा रिजर्वर में, जब पॉजिटिव प्रेशर रहेगा। तो इसके लिए जो 4 मैं काट करके रखा हूं सब रेगुलेशन उनको ध्यान दीजिए, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो सब रेगुलेशन 1 है देखिए क्या कहता है, कंटिन्यूअस CH4 मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक ऑनलाइन ऑडियो विजुअल
अलार्म कनेक्टेड विथ पाइपलाइन, पाइपलाइन के साथ जो कंटिन्यूअस मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम होगी या ऑटोमेटिक ऑनलाइन ऑडियो विजुअल अलार्म जो है जुड़ी हुई रहेगी, पहला हो गया। दूसरा देखिए, इन रिटर्न एयरवे मीथेन मॉनिटर आर एस्टेब्लिश्ड विथ पाइपलाइन इन एवरी 500 मीटर इंटरवल। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पाइपलाइन के कितने मीटर के इंटरवल में ये जो मीथेन मॉनिटर है वो लगी हुई रहेगी। तो एवरी रिटर्न एयर में मीथेन मॉनिटर जो इक्विपमेंट रहेगी वो 500 मीटर के इंटरवल में लगी रहेगी। ये 500 मीटर आप याद रखिएगा, या रीजनल इंस्पेक्टर शॉर्टर इंटरवल पर भी आपको लगाने के लिए कह सकते हैं, यह भी बात इसमें लिखी हुई है। तीसरे सब रेगुलेशन में आइए देखिए, 232 का तीसरा सब रेगुलेशन क्या कहता है। प्लेस यानी कि स्थापित करना है, वो स्थान बताना है कि मीथेन मॉनिटर कहाँ रहेगी। मीथेन मॉनिटर इंस्टॉल इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड वाल्व अटैच टू द ट्रेशर टबिंग, ट्रेशर टबिंग के साथ जो अटैच्ड जो इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड वाल्व रहती है उसके सामने में ही मीथेन मॉनिटर आपको लगानी है। चलिए छठवें सब रेगुलेशन में क्या बात कहता है, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में प्रश्न कि मीथेन मॉनिटर का कैलिब्रेशन आप कितने दिनों में करेंगे, तो वो क्वार्टरली करने की बात कही गई है। 3 माह में एक बार आपको कैलिब्रेशन करके रखना है मीथेन मॉनिटर को। चलिए, इस जो चैप्टर थी एक तरह से मीथेन ड्रेनेज सिस्टम का, जिसमें 3 जो और बचे हुए हैं सब रेगुलेशन 236 का, जिसमें जनरल प्रोविजन की बात करता है। तो जनरल प्रोविजन में क्या क्या 3 सब रेगुलेशन आपको ध्यान में रखनी है। कॉप यानी कि कोड ऑफ प्रैक्टिस, सॉप यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेड बाय द ऑनर एजेंट मैनेजर फॉर डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ CH4 ऑफ कोल माइन मीथेन, एबंडन माइन मीथेन विथ कंसल्टेशन ऑफ एक्सपोर्ट एजेंसी। तो ऑनर एजेंट मैनेजर जो होंगे वो जो हमारी कोल माइन मीथेन है या एबंडन माइन मीथेन है उसके मीथेन का आप मीथेन के डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन या स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट, ये सभी के लिए आप कोड ऑफ प्रैक्टिस तैयार करेंगे और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेंगे। दूसरे नंबर में कहता है कि सर्कुलेट द कॉपी ऑफ कॉप एंड सॉप। तो कॉप और सॉप की कॉपी को संबंधित सभी सक्षम व्यक्ति, संबंधित सभी ऑपरेटर और संबंधित सभी अधिकारी को दे करके उनको समझाने के लिए प्रॉपर अगले लाइन में बताई जाएगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो तीसरे नंबर में कहता है कॉपी ऑफ कॉप सॉप सेंड टू RI, उसकी कॉपी भी आपको कॉप सॉप की RI यानी रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजी जाएगी। तो इसके लिए इन संबंधित व्यक्तियों की प्रॉपर ट्रेनिंग देने की भी बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मीथेन ड्रेनेज सिस्टम, मीथेन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन कौन सी मेथड प्रयोग में लाई जाती है और उससे रिलेटेड स्टैट्यूट क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आप फिर से नई चैप्टर, नए पार्ट्स के साथ, आपने इक्विपमेंट मशीनरी के साथ या वेंटिलेशन के जो पार्ट्स हैं उसके साथ आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को देखेंगे कल की वीडियो में। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए कहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।